अगर मैं आपको कहूं कि एक ऐसी कंट्री है जिसे 400 साल तक दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों ने मिलकर लूटा, तो शायद आप बोलोगे ये तो नॉर्मल है, बहुत सारी कंट्रीज के साथ ऐसा हुआ है। लेकिन अगर मैं आपको ये भी कहूं कि उसी कंट्री ने मात्र 6 साल में अपनी पूरी इकोनॉमी को 6 गुना कर लिया। Perhaps no world leader spends more of their time at launch events than the president of Guyana, Dr. Irfan Ali. That's because the small South American country is speedrunning national development. जो कंट्री कभी पेरू से गरीब हुआ करती थी, वो 6 सालों के अंदर अंदर स्पेन से अमीर हो गई। क्या अब आपको यकीन हो रहा है? वो देश जिसे डच ने स्लेव प्लांटेशन के लिए बनाया, वो देश जिसे ब्रिटिशर्स ने इंडेंचर्ड लेबर से लूटा, वो देश जिसे अमेरिका की CIA ने अपना पपेट इंस्टॉल करके बर्बाद कर दिया, वो आज एक्सॉन और शेवरॉन जैसी बड़ी बड़ी अमेरिकन कंपनीज को अपनी टर्म्स पे अपने अंदर आने दे रहा है। शेवरॉन ने इस देश में अंदर घुसने के लिए 53 बिलियन $53 बिलियन का चेक लिखा, सिर्फ एक सीट पाने के लिए उस टेबल के ऊपर। वो देश जिसे डेकेड्स तक दुनिया के सबसे गरीब देशों में रखा गया, आज वो साउथ अमेरिका का पर कैपिटा के हिसाब से सबसे अमीर देश है। और जो अमेरिका, ब्रिटेन, नीदरलैंड कभी इस देश के मालिक हुआ करते थे, आज वो हाथ फैलाए खड़े हुए हैं। 400 साल के बाद पहली बार ये छोटा सा देश खुद अपनी कहानी लिख रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्या हुआ कि एक ऐसा देश जिसे पूरी दुनिया भूल चुकी थी, अचानक सबकी आंखों का तारा बन गया? और कैसे गुयाना सच में वेस्ट के मुंह पे एक करारा तमाचा बन के उभर चुका है? आइए इस वीडियो में सारी डिटेल्स जानते हैं। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे देश के बारे में जिसके बारे में आज से पहले शायद आपने सुना भी नहीं होगा। और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, क्योंकि जिस देश को दुनिया जानती तक नहीं है, उस देश को 400 साल तक अंदर से खोखला कर दिया गया था। कभी नीदरलैंड्स ने, कभी ब्रिटेन ने, कभी अमेरिका ने, एक के बाद एक आते गए और इसे लूटते गए। समझाता हूँ कैसे, पर उससे पहले ना इसकी थोड़ी सी ब्रीफ में हिस्ट्री बता देता हूँ। जब कोई भी यूरोपियन यहाँ पर आया तक नहीं था, तब गुयाना में ना कई इंडिजिनियस लोग रहते थे। अरावाक, कारिब, अकावियो, वापशियाना, वाई। और प्लीज़ ये बिल्कुल मत सोचना कि ये लोग कोई जंगल में रहने वाले प्रिमिटिव लोग थे, ऐसे ही आदिवासी टाइप के लोग थे। नहीं, ये सिविलाइजेशंस ना बहुत ऑर्गेनाइज्ड थी। इनके पास ट्रेड नेटवर्क हुआ करते थे जो कैरेबियन से लेकर अमेज़न बेसिन तक फैले हुए थे। इनकी फार्मिंग सिस्टम ना बहुत सोफिस्टिकेटेड हुआ करती थी, और ये लोग अपनी ज़मीन और अपनी नदियों को इतनी गहराई से समझते थे जितना उनके बाद आज तक कोई नहीं समझ पाया है। फिर यहाँ पर यूरोपियंस आते हैं, और जैसा यूरोपियंस के आने के बाद हमेशा होता है, सब कुछ तबाही की तरफ जाने लगता है। सबसे पहले यहाँ पर स्पेनिश आए 1498 में, जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने अपनी तीसरी वॉयाज के दौरान गुयाना की कोस्ट को टच किया, तो तुरंत इसने स्पेन का परचम लहरा दिया और कहा कि ये तो स्पेन का ही हिस्सा है। लेकिन फिर स्पेन ने इसको चारों तरफ से देखा, केवल स्वॉम्प्स और मॉस्किटोज ही दिखाई दिए, कोई सोना वोना नहीं था यहाँ पर। तो उन्होंने बेसिकली कहा कि अबे नहीं यार, ये क्या बकवास जगह आ गए हम, और बिना आगे बढ़े वो यहाँ से वापस चले गए। स्पेन के आने के बाद 1 सदी से ज़्यादा टाइम तक इंडिजिनस लोगों को किसी ने तंग नहीं किया, कोई नहीं आया इन्हें छेड़ने। फिर इसके बाद डच आते हैं 1600s में, और ये लोग स्पेनिश जैसे बिल्कुल नहीं थे। ये लोग सोना चांदी लूटने नहीं आए थे, ये लोग फार्मिंग के लिए जमीन ढूंढने आए थे। डच वेस्ट इंडिया कंपनी ने कोस्टल स्वॉम्प्स को ड्रेन करके फार्मलैंड बना दिया, और इसके लिए उन्होंने वही इंजीनियरिंग यूज की जो वो अपने देश नीदरलैंड्स में सी को रोकने के लिए यूज करते थे। कनाल सिस्टम्स, डाइक्स और वही पूरा सेटअप। अब जमीन तो बन गई, लेकिन उस जमीन पे काम कौन करेगा? अब यहां से शुरू होता है गुयाना का सबसे डार्क चैप्टर। डच ने अफ्रीका से हजारों लोगों को जबरदस्ती उठा के यहां पर शिप कर दिया। एंस्लेव्ड अफ्रीकन्स जिन्हें शुगर प्लांटेशन पे काम करवाया जाता था, वो भी ऐसी कंडीशन में जो आप सोच भी नहीं सकते, जिसे सोच के भी रूह कांप जाए। और इन सब के खून पसीने से जो पैसा बनता, वो सीधा एम्स्टर्डम चला जाता। वहां डच मर्चेंट्स अपनी फैंसी हवेलियां बनवाते थे, और जिनकी मेहनत से ये सब कुछ हो रहा होता था, वो यहाँ जंजीरों में जकड़े रहते थे। एक पर्टिकुलर टाइम तक तो ये लोग चुप बैठे, पर फिर उन्होंने चुप बैठना सही नहीं समझा। 1763 में कफी नाम का एक इंसान वो इमर्ज करता है और बर्बीस में एक बड़ी रिबेलियन को लीड करता है। 1 साल से ज्यादा टाइम तक
इनकी फोर्सेस ने कॉलोनी के बड़े हिस्से पे कंट्रोल रखा। आखिरकार उन्हें डिफीट किया गया और काफी इतने बड़े हीरो बन गए कि आज तक उन्हें गुयाना का नेशनल हीरो माना जाता है। सोचिए 400 साल पहले का इंसान आज भी उस कंट्री का हीरो है क्योंकि उसने अकेले खड़े होकर पूरी कॉलोनियल पावर को चैलेंज कर दिया था। और फिर नेपोलियनिक वॉर्स हुई और नेपोलियनिक वॉर्स में ब्रिटिशर्स ने डच की कॉलोनीज को सीज कर दिया। 1814 आता है और 1814 की ट्रीटी ऑफ लंदन से गुयाना ऑफिशियली अब ब्रिटिश का हो गया था। 1831 से 1831 तक सब कुछ ब्रिटिश गुयाना के नाम से कॉलोनी के रूप में बन चुका होता है। और फिर 1834 में एक बड़ी चीज होती है, स्लेवरी को अबॉलिश कर दिया जाता है ब्रिटिश एम्पायर में। 80,000 एनस्लेव्ड अफ्रीकन्स को लीगली आजाद कर दिया जाता है। चर्चेस में घंटियां बजाई जाने लगती हैं, लोग खुशी से झूम रहे होते हैं। लेकिन प्लांटेशन ओनर्स के लिए ये एक बड़ी प्रॉब्लम थी, फ्री लेबर बंद हो गई, अब काम कौन करेगा। और यहां ब्रिटिशर्स ने एक नया खेल खेला और इस खेल का नाम था इंडेंचर्ड लेबर। मतलब ये तो वही बात हो गई ना, नाम बदल गया, काम वही रहा। 1838 से लेकर 1917 तक 2,40,000 से ज्यादा लोगों को इंडिया से शिप करके गुयाना भेज दिया गया। मोस्टली ये लोग उत्तर प्रदेश और बिहार से थे। इन लोगों से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाए गए थे जिसमें ये लोग ना वेजेस का प्रॉमिस करते थे, लेकिन रियलिटी में कंडीशन स्लेवरी से ज्यादा अलग नहीं थी। ये लोग अपने साथ हिंदी, भोजपुरी, साड़ीज, करी, रोटी, हिंदू टेम्पल्स और मुस्लिम मॉस्क ये सब कुछ लेकर गए थे। और इसी से बनता है गुयाना का वो एथनिक स्प्लिट जो आज भी उस देश की पॉलिटिक्स को डिफाइन करता है। यहां पर रफली 40% इंडोगाइनीज हैं, 30% एफ्रोगाइनीज हैं। अब आप ये सोचिए कि कितनी क्लेवर स्ट्रैटेजी रही होगी ब्रिटिशर्स की। दो अलग अलग कम्युनिटीज, अलग अलग लैंग्वेजेस, अलग अलग रिलीजन्स, अलग अलग कल्चर्स, और ब्रिटिशर्स डेलिबरेटली इन्हें एक दूसरे के खिलाफ भड़काते रहे क्योंकि जब तक ये दोनों आपस में लड़ रहे थे तो ब्रिटिशर्स से कौन लड़ता। ये डिवीजन एक्सीडेंटल बिल्कुल नहीं था, ये एक मैनेजमेंट टूल था। 20th सेंचुरी आते आते लोगों में पॉलिटिकल अवेयरनेस आने लगती है, ट्रेड यूनियंस बनने लगते हैं, न्यूज़पेपर्स कॉलोनियल अथॉरिटीज को चैलेंज करने लगते हैं। और इसी माहौल में दो बहुत बड़े लीडर्स उभरते हैं। एक का नाम होता है चैडी जगन जो कि इंडियन डिसेंट से था और एक डेंटिस्ट था। दूसरा होता है फोर्ब्स बर्नमैन जो कि एफ्रोगाइनीज लॉयर था। इन दोनों ने मिलकर 1950 में पीपल्स प्रोग्रेसिव पार्टी PPP बनाई। और इनका विजन पता है क्या था? एक यूनाइटेड मल्टीकल्चरल मूवमेंट जो कॉलोनियल रूल को खत्म कर दे, लैंड रिफॉर्म्स को ले आए और फ्री की एजुकेशन दे और फॉरेन कंपनीज का गुयाना के रिसोर्सेज पे कंट्रोल खत्म हो जाए। 1953 में PPP ने इलेक्शंस में लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल कर ली और लंदन और वॉशिंगटन दोनों एक साथ हड़बड़ा उठे। क्यों? क्योंकि ये कोल्ड वॉर का पीक टाइम था। जगन की सोशलिस्ट थिंकिंग थी और उन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं आया कि एक सोशलिस्ट थिंकिंग का बंदा यहाँ पर राज करेगा। और इसके पीछे कारण भी था क्योंकि उन्हें डर ये लग गया था कि कहीं वेस्टर्न हेमिस्फेयर में सोवियत यूनियन का गढ़ तो नहीं बन जाएगा ये देश। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया? कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड कर दिया, सैनिकों को जॉर्ज टाउन भेज दिया गया और जो गवर्नमेंट लोगों ने फ्री इलेक्शन में चूज की थी उसे 133 दिन के अंदर अंदर हटा दिया गया। अब जरा आप ये सोचिए कि लोग वोट करके अपनी गवर्नमेंट चूज करते हैं और ब्रिटिशर्स आके कहते हैं कि नहीं यार हमें ये पसंद नहीं आया, हटाओ इसको। डेमोक्रेसी सिर्फ तब तक वैलिड है जब तक आप लोग सही वाले चॉइस करोगे, सही वाले। और अगर आप सही चॉइस नहीं करोगे तो फिर देखो ब्रिटिशर्स को खुद डिसाइड करना पड़ेगा सही चॉइस क्या है। और फिर इसके साथ साथ ना CIA भी खेल में आ गया। अमेरिका ने जगन के खिलाफ फोर्सेस को फंड किया, बर्नहैम को सपोर्ट किया क्योंकि वो ज्यादा बिजनेस फ्रेंडली लग रहा था। बर्नहैम के CIA के साथ कनेक्शंस भी थे। इस फॉरेन इंटरफेरेंस ने जगन और बर्नहैम की पार्टनरशिप को तोड़ दिया और ये जो पार्टनरशिप टूटी ना, ये टूटी सीधी एथनिक लाइंस के ऊपर। जगन के साथ अब इंडोगाइनीज रह गए थे, बर्नहैम के साथ एफ्रोगाइनीज थे। और फिर वही हुआ जो हमेशा होता है जब पॉलिटिशियंस अपनी अपनी कम्युनिटीज को एक दूसरे के खिलाफ भड़काते हैं। 1962 से लेकर 1964 के बीच कम्युनल राइट्स हो जाते हैं जिसमें 170 से ज्यादा लोग मार दिए जाते हैं। 1966 में फाइनली इंडिपेंडेंस मिलती है और फोर्ब्स बर्नहैम को प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है। यूनियन जैक नीचे आता है, गुयाना का अपना फ्लैग ऊपर जाता है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट भी आता है। जिस इंसान को वेस्ट ने इसलिए इंस्टॉल किया था क्योंकि वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए फ्रेंडली होगा,
उसने सीधा उल्टा ही कर दिया। बर्नहम ने कोऑपरेटिव रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया, सब कुछ नेशनलाइज कर दिया, माइंस, शुगर प्लांटेशन, सब कुछ। उसकी गवर्नमेंट ने 80% इकोनॉमी का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया और फिर उसे बिल्कुल बर्बाद कर दिया। इंपोर्ट्स पर बैन लगा दिया गया, क्योंकि जब शुगर और बॉक्साइट के प्राइसेस गिरने से गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं रहा, तो करेंसी को डिवैल्यू करने की बजाय उन्होंने आटा, आलू, दाल, ये सब इंपोर्ट करना ही बंद कर दिया। ये जितनी भी चीजें इंपोर्ट करने से बंद करी गई ना, ये सारी चीजें वही थी जो इंडो गायनीज खाते थे। ये सब सेल्फ सफिशिएंसी के नाम पे किया गया था, लेकिन सच में ये एक एथनिक पनिशमेंट थी। और इसका रिजल्ट क्या हुआ? किसान लोकल फूड सप्लाई नहीं कर पाए, राइस प्रोडक्शन बहुत गिर गई, शुगर प्रोडक्शन भी गिर गई, लोग अब भूख से परेशान होने लगे। ऊपर से इलेक्शन, वो तो रिग्ड ही कर दिए गए, ऑपोजिशन पे वायलेंस हुआ, इंडो गायनीज कम्युनिटी पे डिस्क्रिमिनेशन हुआ, अपने लॉयलिस्ट्स को गवर्नमेंट जॉब दे दी गई, कॉन्ट्रैक्ट बांटना शुरू कर दिया गया। इतना सब देख के लोगों ने एक ही काम किया, देश छोड़ दिया। लगभग 40% लोग गुआना में पैदा हुए, वो देश छोड़ के कहीं और चले गए। यूएस, यूके, कनाडा, यहाँ पर ये लोग शिफ्ट हो चुके थे। ये इमिग्रेशन का जो रेट था ना, ये दुनिया में सबसे ज्यादा था। 1985 में बर्नहम की डेथ हो जाती है और इसके बाद धीरे धीरे चीजें खुलने लगती हैं और 1992 में गुआना ने डेकेड्स में पहली बार जेन्युइनली कोई फ्री इलेक्शन देखा। और उस इलेक्शन में कौन जीता? चेडी जगन, वो इंसान जिसे ब्रिटिशर्स ने और CIA ने 1953 में ओवरथ्रो किया था क्योंकि वो उन्हें पसंद नहीं था। 74 साल की उम्र में वो प्रेसिडेंट बनता है। ये तो पोएटिक जस्टिस ही हो गया भाई साहब। लेकिन अब ये समझते हैं कि उस वक्त गुआना की हालत थी क्या। नेशनलाइज्ड इंडस्ट्री रस्ट हो चुकी थी, शुगर प्लांटेशंस एक एक करके बंद हो रहे थे, वर्कर्स की छुट्टियां हो रही थी, इकोनॉमी प्रैक्टिकली रुक चुकी थी। बेसिकली 400 साल में पहले ब्रिटिशर्स ने लूटा, फिर उनके इंस्टॉल किए हुए लीडर ने खुद के देश को बर्बाद कर दिया और पीछे छोड़ा एक ऐसा देश जो प्रैक्टिकली ना के बराबर था। बेसिकली गुआना एक ऐसा देश बन चुका था जो स्लो मोशन में डूब रहा था और इस सब के बीच में एक चीज बिल्कुल नहीं बदल रही थी, फॉरेन कंपनीज की डिपेंडेंस। पहले ब्रिटिश शुगर कंपनी बुकर मैकॉनल थी, जिसके पास एक वक्त गुआना के 85% प्लांटेशंस थे। उस जमाने में एक पॉपुलर जोक था कि बीजी का मतलब ब्रिटिश गुआना नहीं है, बुकर्स गुआना है। और कुछ लोगों को ना ये फनी भी लगता था, लेकिन एक्चुअली ये बिल्कुल फनी नहीं था, क्योंकि ये रियलिटी थी। अब 2000s में यही पैटर्न फिर से रिपीट हो रहा था, बस शुगर की जगह ऑयल कंपनीज आ चुकी थी एक्सप्लोरेशन करने। ये कंपनीज बार बार आई और हर बार कुछ सिग्निफिकेंट नहीं मिला तो वापस चले गए। लेकिन फिर 2015 में एक्सॉन मोबिल ने एक अनाउंसमेंट की जिसने लिटरली सब कुछ बदल दिया। टैबरॉक ब्लॉक में 11 बिलियन बैरल्स, 11 बिलियन बैरल्स ऑफ रिकवरेबल ऑयल मिलता है, लाइट स्वीट क्रूड। मतलब दुनिया में जो सबसे बेस्ट क्वालिटी का ऑयल होता है, सबसे क्लीन। इस ऑयल को एक्सट्रैक्ट करने में ना सबसे कम कॉस्ट आती है, सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल होता है। अब रफ मैथ करते हैं, करंट प्राइसेस पे ये रफली $600 बिलियन का एक बैरल पड़ेगा और गुआना की पूरी प्री ऑयल GDP वो लगभग $5 बिलियन के आसपास थी। मतलब जो ऑयल मिला वो पूरी इकोनॉमी से 120 टाइम्स ज्यादा है। 120 टाइम्स, एक बार फिर से सोचो, 120 टाइम्स। लेकिन यहाँ ना एक और चीज है जो गुआना की सिचुएशन को ट्रूली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देती है, पॉपुलेशन। गुआना में मात्र 8 लाख लोग रहते हैं, पूरे देश में केवल 8 लाख लोग। और अगर प्रोडक्शन प्लान्स के अकॉर्डिंग सब कुछ होता रहा तो गुआना एक दिन में 1 बैरल पर पर्सन से ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करेगा। अब इसे ना कंपेयर करते हैं सऊदी अरेबिया से। सऊदी अरेबिया सिर्फ 1/3 बैरल पर पर्सन पर डे प्रोड्यूस करता है। मतलब गुआना सऊदी से 3 गुना ऑयल ज्यादा प्रोड्यूस करेगा पर पर्सन के बेसिस पे, 3 गुना सऊदी अरेबिया से। अब बात करते हैं कि इस ऑयल का कंट्रोल है किसके हाथ में। एक्सॉन मोबिल उसका सबसे बड़ा शेयर है, चाइनीज नेशनल ओवरसीज ऑयल कंपनी उसका भी एक शेयर है। और 2025 में शेवरॉन ने $53 बिलियन पे करके हेस का पूरा शेयर खरीद लिया, वो भी सिर्फ एक सीट पाने के लिए गुआना की टेबल पर। दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट ऑयल कंपनी ने $53 बिलियन एक चेक पे लिखे
सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें गुआना में घुसना था और वो एक्सपेक्ट करती है कि 2030 तक गुआना उनका सबसे प्रॉफिटेबल एसेट बन जाएगा पूरी दुनिया में। लेकिन यहाँ एक चीज जो थोड़ी अनकंफर्टेबल है, वो डील जो गुआना ने 2016 में साइन कर ली थी। किसी को उस वक्त पता ही नहीं था कि ये फील्ड कितनी बड़ी है। गुआना को डेस्परेटली उस वक्त इन्वेस्टमेंट चाहिए था और बर्नहम की नेशनलाइजेशन फेलियर इतनी फ्रेश थी कि फॉरेन कंपनीज को ना भगाने की बात करना पॉलिटिकली एक टॉक्सिक बात थी। तो जो डील साइन हुई वो दुनिया में फॉरेन कंपनीज के लिए सबसे जेनरस डील्स में से एक थी। कंपनीज पहले अपना पूरा का पूरा कॉस्ट रिकवर करेंगी, फिर बाकी प्रॉफिट का 50% उनका। और गुआना को क्या मिलेगा? गुआना को मिलेगी सिर्फ 2% की रॉयल्टी। मतलब एक $600 के बैरल में सिर्फ गुआना के हाथ में आएगा रफली $8.5 के करीब। भाई साहब, ये इतनी बुरी डील है कि IMF के इकोनॉमिस्ट ने खुद पब्लिकली ये कहा कि गुआना ने अपना फेयर शेयर नहीं लिया है। 400 साल पहले ब्रिटिशर्स शुगर ले जाते थे और यहाँ के खुद के लोगों के हाथ कुछ नहीं आता था। आज एक्सॉन ऑयल ले जाएगी और इनके हाथ में फिर से कुछ नहीं आएगा। आएगा क्या? करीब $8.5। नाम बदल गए, कहानी नहीं बदली, खेल वही रहा। लेकिन अब पैसा तो आ रहा है, बहुत सारा पैसा आ रहा है। और अब गुआना के सामने एक नया सवाल था, इस पैसे का करना क्या है? क्योंकि इसके एक एक पड़ोसी ने ये एग्जैक्ट अपॉर्चुनिटी हाथ में आकर बर्बाद कर दी थी। और उनकी कहानियां इतनी स्कैरी हैं कि गुआना के हर पॉलिटिशियन को ना रात को नींद नहीं आती है उनकी कहानियां सुन सुन के। अब देखिए, पैसा तो आ रहा था, चाहे अपने पोटेंशियल से कम आ रहा था, पर अच्छा खासा पैसा आ रहा था। लेकिन सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि सिर्फ पैसा आने से कोई देश अमीर नहीं बनता। पैसा यूज कैसे करना है उस पे सब कुछ मैटर करता है। अब गुआना के पास ना इसके लिए एक रेडीमेड ब्लूप्रिंट था, नॉर्वे ने भी अपने कोस्ट के पास ऑयल को डिस्कवर किया था। लेकिन उन्होंने जो किया वो जीनियस था। उन्होंने वो पैसा तुरंत खर्चा नहीं किया। 1990 से उन्होंने एक गवर्नमेंट मैनेज सॉवरेन वेल्थ फंड में सेव करना शुरू किया। स्ट्रिक्ट रूल्स थे, फुल ट्रांसपेरेंसी थी और एक हार्ड लिमिट थी कि एक साल में फंड का केवल 3% से ज्यादा खर्चा करना ही नहीं है। आज वो अकेला फंड $2 ट्रिलियन से ज्यादा का हो चुका है। मतलब रफली $3.5 लाख पर नॉर्वेन सिटीजन। और गुआना ने ना सीधा ये वाला मॉडल कॉपी पेस्ट करने का डिसाइड कर लिया। उन्होंने अपना नेचुरल रिसोर्स फंड बनाया। अभी वो $3.5 बिलियन का है, जिसका मतलब यह है कि रफली $4,000 पर पर्सन का। एक ऐसी कंट्री के लिए जो सिर्फ कुछ साल पहले तक $6,000 पर पर्सन टोटल पूरा का पूरा प्रोड्यूस करती थी। ये नंबर ना एक्चुअली बहुत ज़्यादा बड़ा है। लेकिन सिर्फ फंड बनाना काफ़ी नहीं था, पैसा ज़मीन पे भी दिखना चाहिए था। रियल चीज़ें, रियल डेवलपमेंट, ये तो सब चाहिए ही थी। तो चलिए देखते हैं कि गुआना एक्चुअली अपना पैसा कहाँ कहाँ लगा रहा है। जॉर्ज टाउन में, जो गुआना की कैपिटल है, यहाँ आज एक कंप्लीटली अलग मंजर देखने को मिलता है। नए ग्लास के टावर्स पुराने कॉलोनियल वुडन हाउसेस के साथ खड़े हुए जा रहे हैं। 2025 में देश का पहला स्टारबक्स यहाँ पर आता है, पहला वेंडीज भी खुलता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया स्टारबक्स आ गया तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन ये ना एक सिंबल है। ये दिखाता है कि दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज अब गुआना को सीरियसली ले रही हैं। और फिर वो पुराना फ्लोटिंग डेमरारा ब्रिज, जो देश भर में अपनी प्रॉब्लम्स के लिए फेमस था, लेट 2025 में उसे एक ग्रैंड परमानेंट ब्रिज के साथ रिप्लेस कर दिया जाता है। अकेले इस एक काम ने बहुत सारे लोगों की डेली लाइफ बदल दी है। लेकिन सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है $2 बिलियन का गैस पाइपलाइन जो अभी बिल्ड हो रहा है। इसका डायरेक्ट पर्पस है देश की इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट को सीधा आधा कर देना। सोचो इसका मतलब क्या होगा मैन्युफैक्चरिंग के लिए। अगर इलेक्ट्रिसिटी सस्ती हो जाती है तो गुआना में फैक्ट्रीज लगाना फाइनेंशियली वायबल हो जाता है। और इसका मतलब पता है क्या होगा? अब देश सिर्फ ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेगा, एक ऑल्टरनेट इकोनॉमी भी बिल्ड होगी। नए स्कूल्स, नए हॉस्पिटल्स, नए पोर्ट्स, हाईवेज जो पहली बार इंटीरियर विलेजेस तक पहुंच रहे हैं। जो विलेजेस डेकेड से कंप्लीटली आइसोलेटेड थे, उनमें पहले बिजली तक नहीं थी, आज उनमें इंटरनेट आ चुका है। ये एक्चुअल डेवलपमेंट है जमीन पे, लोगों की लाइफ में। अब ना एक और चीज है जो यूनिकली गायनीज प्रॉब्लम है और जिसके लिए भी
पैसा लगाया जा रहा है। देखिए, गुआना को ना डच लोगों ने बनाया था लिटरली समुद्र को ड्रेन करके। तो रफली 90% पॉपुलेशन ना कम से कम 2 फीट बिलो द सी लेवल रहती है। मतलब जब भी ज्यादा बारिश होती है जॉर्ज टाउन फ्लड हो जाता है। हमेशा से होता आया है और सबको लगता था कि हमेशा तक होता रहेगा। अब ऑयल का पैसा डैम्स, डाइक्स और ड्रेनेज सिस्टम के ऊपर लगाया जा रहा है। एक प्रॉब्लम जो कॉलोनियल एरा से चल रही थी उसे फाइनली अब फिक्स किया जा रहा है। और इसके अलावा ना एक और स्मार्ट मूव गुआना कर रहा है, कार्बन क्रेडिट्स। गुआना दुनिया के सबसे कम डिफॉरेस्टेड कंट्रीज में से एक है। उनके पास मैसिव फॉरेस्ट हैं जो कार्बन को एब्जॉर्ब करती है। और गुआना ने नॉर्वे से ही $250 मिलियन सिक्योर किए हैं सिर्फ अपने फॉरेस्ट को खड़ा रखने के लिए। मतलब गुआना एक तरफ ऑयल पंप कर रहा है और दूसरी तरफ पेड़ बचाने के लिए पैसे भी ले रहा है। दोनों चीजें साथ साथ हो रही हैं। ये ट्रूली जीनियस है। 2025 के इलेक्शन में पीपीपी की हिस्ट्री की सबसे बड़ी विक्ट्री आई। मतलब गुआना के लोग इस डायरेक्शन से बहुत खुश हैं और वो लोग डेवलपमेंट चाहते हैं और वो किसी के लिए रुकने वाले नहीं हैं। $6,000 पर पर्सन से $34,000 पर पर्सन मात्र 6 साल में। पेरू से गरीब देश स्पेन से अमीर हो गया। लेकिन ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये एक ऐसी कंट्री की कहानी है जिसे 400 साल तक लूटा गया। और ये जो देश है पहली बार अपने पैसों से अपना फ्यूचर खरीद रहा है। और ये देख के जिनके हाथ से ये पैसा जाता था उन्हें काफी जलन हो रही है। 400 साल की ये पूरी कहानी बेसिकली एक ही चीज दिखा रही थी, वेस्ट अपना हाथ अंदर डालता है और सब कुछ बाहर निकाल लेता है और चला जाता है। और अब एक्सॉन मोबिल, अमेरिका की जो सबसे बड़ी ऑयल कंपनी है, वो गुआना के सामने हाथ फैलाए खड़ी हुई है। शेवरॉन ने $53 बिलियन का चेक लिखा है सिर्फ एक सीट पाने के लिए। ब्रिटेन जो कभी इस देश का मालिक हुआ करता था, आज वहां उसका कोई रोल है ही नहीं। और गुआना पहली बार डिसाइड कर रहा है कि कौन उसके अंदर आ सकता है और कौन नहीं। ये कितना बड़ा प्लॉट ट्विस्ट है भाई साहब। लेकिन सबसे ज्यादा मजा आता है अमेरिका को देख के। मदुरो को पकड़ के न्यूयॉर्क ले जाना, वेनेजुएला को न्यूट्रलाइज कर देना, ये सब सिर्फ डेमोक्रेसी के लिए नहीं हो रहा था। देखो प्लीज, अमेरिका ने कई डेकेड्स में कितनी ही डिक्टेटरशिप को सपोर्ट किया है हम सब जानते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ वहां के ऑयल्स के लिए था। एक्सॉन और शेवरॉन के ऑयल रिग्स गुआना के कोस्ट पे हैं। $53 बिलियन प्लस का इन्वेस्टमेंट है वहां पर। और मदुरो कॉन्स्टेंटली येल कर रहा था कि वो गुआना के ऊपर अटैक करेगा। Absolutamente ilegal. It is absolutely illegal, and Venezuela rejects and denounces it. We will take all actions to stop the illegal actions of ExxonMobil and the sellout government of Guyana. But the fascist, the criminal witch, supports ExxonMobil and the disastrous government of Guyana that has surrendered the sovereignty of the Guyanese people. कोई भी अमेरिकन ऑयल कंपनी इतने बड़े इन्वेस्टमेंट को रिस्क में नहीं डाल सकती। तो अमेरिका ने सीधा एक्शन लिया। गुआना को उन्होंने प्रोटेक्ट नहीं किया, अपने बिजनेस इंटरेस्ट को उन्होंने प्रोटेक्ट किया। लेकिन इस बार फर्क ये है कि गुआना भी ये जानता है और गुआना इस सिचुएशन का पूरा फायदा उठा रहा है। अब चलो बात करते हैं क्लाइमेट चेंज की, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा तमाशा है। ब्रिटेन, यूरोपियन यूनियन, ये सब लोग ना गुआना को लेक्चर देने लगते हैं कि तुम इतना ऑयल क्यों निकाल रहे हो, कार्बन एमिशन बढ़ रहा है, एनवायरनमेंट बर्बाद हो जाएगा, तुम्हें ये सब बंद करना चाहिए। और गुआना का जवाब इसमें पता है क्या आता है? एब्सोल्युटली सैवेज जवाब। गुआना के वाइस प्रेसिडेंट ने डायरेक्टली यूएन में खड़े होकर कहा कि हमारे पास 19.5 गीगाटन ऑफ कार्बन स्टोर करने वाले फॉरेस्ट हैं। पूरी की पूरी दुनिया इन फॉरेस्ट का फायदा उठा रही है, कोई पेमेंट नहीं करता इन फॉरेस्ट के लिए, और तुम हमें लेक्चर दे रहे हो। और ये बात 100% सच भी है। ब्रिटेन ने अपनी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन किस चीज के ऊपर बिल्ड की थी? कोल और ऑयल के ऊपर। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा हिस्टोरिकल कार्बन एमिटर रहा है। जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड्स, इनकी सारी इकोनॉमी फॉसिल फ्यूल के ऊपर बिल्ड हुई है और इन्हीं लोगों ने क्लाइमेट को चेंज किया है एक्चुअली। और अब ये गुआना को जो अभी अभी गरीबी से निकला है उसे कह रहे हैं कि तुम ऑयल मत निकालो। भाई साहब, ये हिपोक्रेसी नहीं है, ये हिपोक्रेसी की पराकाष्ठा है। और जो गुआना का जवाब है वो बिल्कुल सीधा है। तुमने अपने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के वक्त किसी से परमिशन नहीं ली थी, हम क्यों ले? हमने 400 साल तुम्हारा सब कुछ सहा,
अब हमारी बारी है अपने रिसोर्सेज को अपने तरीके से अपने ऊपर यूज करने की, और तुम हमें रोकने वाले कोई हो ही नहीं, और सच में कोई रोक भी नहीं पा रहा है। 2025 इलेक्शन में पीपीपी की हिस्ट्री की सबसे बड़ी विक्ट्री आती है। गुयाना के लोग फुल सपोर्ट में हैं, डेवलपमेंट हो रहा है, पैसा आ रहा है, और वो कोई भी वेस्टर्न लेक्चर सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। वो देश जिसे डच ने स्लेव इकोनॉमी के लिए बनाया था, जिसे ब्रिटिशर्स ने शुगर के लिए लूटा था, और जिसे अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर पॉलिटिकली बर्बाद कर दिया था, जिसे CIA ने अपना पपेट दिया, जो खुद देश को तबाह करके चला गया, वो देश आज एक्सॉन और शेवरॉन को अपनी टर्म्स पर अपने देश के अंदर आने दे रहा है। शेवरॉन $53 बिलियन दे रहा है, एक्सॉन अपना सबसे बड़ा बेट गुयाना पे लगा के बैठा हुआ है, और गुयाना सिर्फ मुस्कुरा रहा है। 400 साल बाद पहली बार ये छोटा सा देश खुद अपनी स्टोरी लिख रहा है, और वो स्टोरी वेस्ट को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। लेकिन अब वेस्ट के पास कोई चॉइस भी नहीं है। बाकी आप क्या सोचते हो उस पूरे मुद्दे के बारे में, आप अपनी राय कमेंट्स में अवश्य लिखिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो पेट्रियन, UPI और जॉइन बटन, इन तीनों के थ्रू सपोर्ट कर सकते हो। इन सभी के जो लिंक्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।